विश्व प्रसिद्ध प्ले राइटर शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो और जूलियट में लिखा है कि नाम में क्या रखा है। आप गुलाब को किसी और नाम से पुकारेंगे तो क्या उसकी खुशबू कम हो जाएगी? लेकिन संभव है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने शेक्सपियर के इस कथन पर ध्यान न दिया हो। यही कारण है कि वो अपने देश का नाम बदलने जा रहे हैं, परिवर्तित करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके इस मांग को मान लिया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो अपने देश का नाम क्यों बदल रहे हैं और इस पूरे परिवर्तन को लेकर, इस पूरे कदम को लेकर उनकी आलोचना क्यों की जा रही है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे तुर्की की थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा तुर्की का ओवरव्यू, उसकी बुनियादी बातों के बारे में जानेंगे और साथ ही तुर्की अपना नाम क्यों बदल रहा है, तुर्की के राष्ट्रपति देश का नाम क्यों बदल रहे हैं, उसके कारणों को जानेंगे। इसके बाद इस पूरे कदम को लेकर सरकार का विरोध क्यों किया जा रहा है, उन विरोध के कारणों को जानेंगे और साथ ही नाम बदलने के पीछे का दर्शन क्या होता है, यानी कोई देश, किसी क्षेत्र का नाम क्यों बदला जाता है, उसकी फिलॉसफी क्या होती है, उस फिलॉसफी को जानेंगे, उस दर्शन को जानेंगे और साथ ही इस नाम परिवर्तन के कारण क्या प्रभाव आ सकते हैं, क्या बदलाव देखे जा सकते हैं, सरकार पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है वाई टर्की नाउ वांट्स टू बी कॉल्ड टर्की, यानी टर्की जो इसका पुराना नाम है अब खुद को टर्की के नाम से क्यों पुकारना चाहता है, यानी ये अपना नाम क्यों बदलना चाहता है। इसको लेकर इस पूरी न्यूज में बात की गई है, इस पूरी खबर में बात की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले तुर्की की ज्योग्राफी, उसके बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो तुर्की एक प्रायद्वीपीय देश है, एक पेनिनसुलर कंट्री है जो कि मुख्य तौर पर एशिया और यूरोप के बीच में पड़ती है, इन दोनों महाद्वीपों के बीच स्थित है और इसे एक ब्रिज के रूप में भी देखा जाता है। ये दोनों महाद्वीपों के बीच एक पुल, एक ब्रिज के रूप में भी काम करती है। ये 3 ओर से 3 सागरों से घिरी हुई है। इसमें ब्लैक सी, काला सागर, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और एजियन सागर यानी एजियन सी शामिल हैं। इसके अलावा इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है जो कि सी ऑफ मरमरा के तट पर स्थित है। वहीं इस तुर्की की राजधानी अंकारा है। अब इसको एक बार मैप पर भी समझ लेते हैं ताकि ये हमें याद हो जाए। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर है यूरोप, इसके बीच स्थित है टर्की और टर्की 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है। इसमें ऊपर की ओर है ब्लैक सी, वेस्ट की ओर है एजियन सी और नीचे की ओर है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पर है तुर्की की राजधानी अंकारा और इस तरफ तुर्की के यूरोप वाली साइड में स्थित है सी ऑफ मरमरा और सी ऑफ मरमरा के तट पर स्थित है यहाँ पर इस्तांबुल। इसके अलावा तुर्की बहुत सारे देशों के साथ, एशिया के देशों के साथ और यूरोप के देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, इसके अलावा यूरोप की ओर से बुल्गारिया और ग्रीस शामिल हैं। यानी तुर्की एशिया और यूरोप के कई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये तो हुई तुर्की की बात, तुर्की की बेसिक बातें। अब जान लेते हैं कि तुर्की अपने नाम में परिवर्तन क्यों कर रहा है। तो इस परिवर्तन का सबसे पहला जिक्र हमें देखने को मिला दिसंबर 2021 में, जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगान ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस आधिकारिक बयान में कहा गया कि तुर्की यानी तुर्की का जो नया नाम है वो राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतर तरीके से दर्शाता है और बेहतर तरीके से व्यक्त करता है। यानी जो तुर्की का ये कदम है ये मुख्य तौर पर देश की संस्कृति और उसकी भाषा के संरक्षण के लिहाज से लिया गया है। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति ने जो तमाम देश हैं, जो तमाम देशों के प्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह किया कि अपने देशों के आधिकारिक दस्तावेज में भी उनका नाम परिवर्तन कर लें। इसके अलावा उन्होंने तुर्की के लोगों से भी आग्रह किया कि वो भी इस नए नाम के साथ अपना नया जीवन शुरू करें। इसके अलावा उन्होंने अपने इस आधिकारिक बयान में कहा कि तुर्की भाषा में जो तुर्की देश है उसे तुर्कीय नाम से ही जाना जाता है और ये जो तुर्की का जो अंग्रेजी संस्करण है यानी तुर्की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा प्रचलित है। तो ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति का प्राथमिक उद्देश्य, इस पूरे कदम के लिहाज से जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि तुर्की की जो राष्ट्रीय छवि है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तुर्की की जो छवि है एक देश के रूप में उसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो ये तो हुआ आधिकारिक बयान। अब इसके पीछे 2 और कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है कैम्ब्रिज डिक्शनरी और दूसरा कारण है उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिकी देशों में
जो थैंक्स गिविंग और क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, ये दूसरा कारण है। यानी मुख्य तौर पर दो और कारण हैं जिसके वजह से तुर्की ने अपना नाम परिवर्तन किया है। पहले कारण को देख लेते हैं, यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी वाले कारण को देख लेते हैं। तो अगर आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी खोल कर देखेंगे तो उसमें तुर्की शब्द के दो अर्थ दिए हुए हैं। पहला अर्थ है कुछ ऐसा जो बुरी तरह विफल हो गया हो, और दूसरा अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। अब क्योंकि तुर्की अपने आप को स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जगत के एक नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में तुर्की इन दो परिभाषाओं के साथ, इन दो अर्थों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में वो चाहता है कि वो अपने नाम में परिवर्तन करे और इन दो अर्थों से छुटकारा पाए। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं जैसे अमेरिका और कनाडा, वहाँ पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं, थैंक्स गिविंग और क्रिसमस जैसे त्यौहार, इन त्योहारों में एक चिड़िया का मांस परोसा जाता है, सर्व किया जाता है, और उस चिड़िया को भी तुर्की के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इस चिड़िया का तुर्की एक देश के रूप में उससे कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति का एक लक्ष्य अपनी पहचान को इस चिड़िया से भी अलग करना है। तो कई लोग कह रहे हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति चिड़िया से अपनी पहचान को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस पूरी पहचान को एक नया रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा रीब्रांडिंग अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत तुर्की की जो भी निर्यातित उत्पाद हैं, तुर्की जिन भी उत्पादों का निर्यात करता है, उन्हें अब मेड इन तुर्की नाम से बेचा जाएगा। पहले इन उत्पादों पर मेड इन तुर्की लिखा होता था, लेकिन अब इन उत्पादों पर मेड इन तुर्की लिखा होगा। इसके अलावा जनवरी 2022 में एक नया पर्यटन अभियान भी शुरू किया गया था, और इस अभियान की टैगलाइन थी हेलो तुर्की। यानी तुर्की के राष्ट्रपति तमाम तरह के अभियानों के माध्यम से, तमाम प्रयासों के माध्यम से तुर्की की इस नई पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ के घरेलू स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हुआ नाम परिवर्तन के क्या कारण रहे हैं। अब उनकी सरकार की आलोचना क्यों की जा रही है, उनका विरोध क्यों किया जा रहा है। तो तुर्की में कई लोग तो इस नाम का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुर्की के राष्ट्रपति वहाँ की स्थानीय संस्कृति को संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों की आलोचना है, कई विशेषज्ञ तुर्की की सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुर्की के राष्ट्रपति लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि देश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में क्योंकि वर्तमान में तुर्की पिछले 20 सालों में सबसे बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में वहाँ के राष्ट्रपति इस पूरे जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर राष्ट्रवाद को एक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा को, वहाँ की संस्कृति को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल महीने में तुर्की में विदेशी व्यापार घाटा सालाना आधार पर 98.5% बढ़कर 6.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले महीने मई में तुर्की में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 73.5% की दर पर पहुंच गई थी, जो कि पिछले 22 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तुर्की वर्तमान में एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति उस देश का नाम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर एक राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो ये तो हुए कदम कि सरकार की आलोचना क्यों की जा रही है। अब फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी नाम परिवर्तन का दर्शन क्या है, कोई किसी क्षेत्र का, किसी देश का नाम क्यों परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण है औपनिवेशिक विरासत को समाप्त करना। जब तमाम देशों द्वारा, यूरोप के तमाम देशों द्वारा छोटे छोटे देशों को कॉलोनाइज किया गया, तो उन्होंने उनका नाम भी परिवर्तित कर दिया। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुए, इन्हें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई, तो इन देशों ने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका को इस नाम को पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1505 में श्रीलंका की खोज की थी। हालांकि 2011 में श्रीलंका ने अपनी जो औपनिवेशिक विरासत थी, औपनिवेशिक पहचान थी, इस इतिहास को समाप्त कर दिया और अपने नाम को सिलोन से बदलकर श्रीलंका कर लिया। इसके अलावा इसका दूसरा उदाहरण है नामीबिया। नामीबिया ने 1990 में स्वतंत्रता के बाद अपने नाम में परिवर्तन किया था। नामीबिया को पहले जर्मन दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर जर्मन साम्राज्य का कब्जा था। लेकिन 1990 में जब इसे आज़ादी प्राप्त हुई तो इन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया। इसके अलावा 1947 में भारत में आज़ादी के बाद से कई देशों के नाम बदले गए हैं, खासतौर पर उन देशों के नाम जो ब्रिटिश विरासत से संबंधित थे। उदाहरण के लिए 1995 में ब्रिटिश सरकार से जुड़ाव के कारण बॉम्बे के नाम को बदल दिया गया था और इसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। वहीं इसी दौरान कलकत्ता के नाम को भी बदलकर कोलकाता कर दिया गया। इसके अलावा बेंगलोर के नाम को बदलकर भी बेंगलुरु कर दिया गया है। तो ये तो हुए कुछ उदाहरण जिनमें औपनिवेशिक विरासत शामिल थी। लेकिन इसका दूसरा कारण सांस्कृतिक संरक्षण भी होता है। कई देशों की सरकार, वहाँ के प्रतिनिधि अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए भी इस तरह का कदम उठाते हैं, अपने देश का नाम परिवर्तित करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है स्वातिनी का।
इस देश ने अप्रैल 2018 में अपना नाम परिवर्तित किया था। अप्रैल 2018 से पहले इसे स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अप्रैल 2018 के बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब इसे स्वातिनी के नाम से जाना जाता है। इस नाम परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य वहां की स्थानीय भाषा का संरक्षण था। स्वातिनी वहां की स्थानीय भाषा का एक नाम है, ये इसी का स्थानीय भाषा में ट्रांसलेशन है, यानी इसका मतलब है जहां पर स्वाजी लोग रहते हैं। इसके अलावा आयरलैंड ने भी 1937 में अपने नाम में परिवर्तन किया था। इस परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटेन यानी यूके से अपने संबंधों को पूरी तरह से समाप्त करना था, पूरी तरह से अपनी संस्कृति को अलग करना था। 1937 से पहले आयरलैंड को आयरिश फ्री स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1937 के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया और अब इसे आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वैचारिक कारण भी किसी देश और किसी क्षेत्र के नाम परिवर्तन का प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने चीन का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC कर दिया गया था। इसके अलावा इससे पहले यानी 1949 से पहले चीन को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1949 के बाद जब कम्युनिस्ट सरकार बनी तो वहां पर उसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो वहां रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर लेनिनग्रेड कर दिया गया, लेकिन 1991 के दौरान जब USSR का विघटन हो रहा था तो वापस सेंट पीटर्सबर्ग को अपना नाम वापस मिल गया जनमत संग्रह के माध्यम से। तो ये कुछ हुए उदाहरण जिनमें वैचारिक कारण, आइडियोलॉजिकल कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा कई देश प्रमोशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भी अपने नाम में परिवर्तन करते हैं। तो ये तो हुए कुछ कारण, कुछ फिलॉसफी, क्यों कोई देश अपने नाम में परिवर्तन करता है। अब इस परिवर्तन का, इस फिलॉसफी का क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है, इसको भी जान लेते हैं। तो जब कोई देश अपने नाम में परिवर्तन करता है तो उसे अपने आधिकारिक दस्तावेजों में, आधिकारिक बिल्डिंगों में भी नाम में परिवर्तन करना पड़ता है। इसकी वजह से सरकार को वहाँ के जो सरकार है उसे एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित करना पड़ता है जो इस नाम में परिवर्तन करता है। ऐसे में सरकार का जो राजस्व होता है उस पर दबाव बढ़ जाता है और सरकार को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अब वर्तमान समय में उदाहरण ले सकते हैं, तुर्की आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तुर्की को। ऐसे में अगर तुर्की अपने नाम में परिवर्तन करता है तो उसे हजारों डॉलर्स, कई गुना राशि, कई गुना बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे में सरकार के राजस्व पर काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा नाम परिवर्तन से लोगों के बीच भ्रम भी पैदा हो जाता है कि कौन से नाम को माना जाए, पहले वाले नाम को माना जाए या मौजूदा नाम को माना जाए। साथ ही ये देश में एकता पर भी खतरा उत्पन्न करता है। अगर किसी क्षेत्र का नाम वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की पहचान, उन लोगों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो उसमें परिवर्तन करना उस क्षेत्र के लोगों की समक्ष जो उनका अस्तित्व है उस पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में वहाँ जो लोग उस नाम का समर्थन कर रहे हैं और जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके बीच एक टकराव की स्थिति देखी जा सकती है, जो कि उस पूरे क्षेत्र में, उस क्षेत्र की एकता और वहाँ की अखंडता को प्रभावित करेगा। तो ये तो हुए कुछ कारण जिनकी वजह से इस पूरी फिलॉसफी की, इस पूरी व्यवस्था की आलोचना की जाती है। अब बात कर लेते हैं एक प्रश्न की। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि किसी देश या क्षेत्र के नाम में परिवर्तन से उसकी ऐतिहासिक छवि धूमिल होती है। उदाहरण सहित उपयुक्त कथन का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको बताना है किसी देश या किसी क्षेत्र के नाम में अगर परिवर्तन किया जाता है तो क्या उस क्षेत्र या उस देश की जो ऐतिहासिक छवि है वो धूमिल होगी, वो प्रभावित होगी। अगर होगी तो आपको उस संबंध में तर्क देने हैं, अगर नहीं होगी तो भी आपको उस संबंध में तर्क देने हैं। साथ ही आपको इससे जुड़े उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।